नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को के क्लासेस जम्मू में स्वागत है। मैं अभी गैलेक्सी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ। आप सभी बच्चे को हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो आपको बनाकर जो बताए थे, उसमें हम ये बताए थे कि राष्ट्रवाद से रिलेटेड, ठीक ना। तो भारत में राष्ट्रवाद के संदर्भ में हमने पहला पार्ट आपको जो है ना बता दिए थे, और उसी के आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो उसके आगे हम लोग बात करेंगे। देखो हमारा इसमें कुछ ऐसे चीजें आएंगे जो कि काफी आपके लिए केवल क्लास 10th ही नहीं, अभी तो आप आने वाले एग्जाम जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम का भी यदि आप प्रिपरेशन करते हो तो कहीं ना कहीं इसका वहां पर भी आपको बहुत सा फायदा पहुंचाने वाले हैं। तो उसी के दृष्टिकोण से हमने इस नोट्स को तैयार भी किया है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ध्यान देना है हर एक बिंदु पर। तो यदि आप ऐसा कर पाते हो तो निश्चित तौर से आपकी आगामी एग्जाम भी जो है ना इसमें आपको फायदा पहुंचाने वाला है। मैंने आपको बताया था कि हम ऑफलाइन क्लास भी लेते हैं, और ये ऑफलाइन क्लास आपके निमानक वार्ड नंबर 30 में, जो कि मंदिर के नजदीक है, दूसरा ब्रांच खैरा में, और ये भगत पेट्रोल पंप के सामने। ये दोनों क्लासेस हमारा गैलेक्सी कोचिंग सेंटर के नाम से चलते हैं। विषयवार शिक्षक मौजूद रहते हैं। हमारे दो और सहयोगी टीचर हैं, अमित सर, सूरज सर और एक मैं किशोर सर। ये तीनों मिलकर हम अभी ये कोचिंग को रन कर रहा हूँ। और सबसे प्लस वाली बात ये है कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाएं हम कराने में सक्षम हैं। तो निश्चित तौर से यदि आप जुड़ते हैं क्लास में तो आपको फायदा पहुंचाने में हम अपना सर्वस्व करने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय गवाते हुए हम लोग चलते हैं सीधे टॉपिक पर। तो बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण घटनाएं। देखिए, जैसे कि भारत में राष्ट्रवाद के संदर्भ में बहुत सी घटनाएं आपको देखने को मिलेगा। इसी दौरान हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे कि 1870 से 71 में यूरोप में राष्ट्रवाद जो है ना वो आत्मों का प्रभाव भारत में भी पड़ा। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारा भारत में केवल किसी एक जगह से इसका प्रभाव पड़ा। दुनिया में कहीं भी अगर राष्ट्रवाद के संदर्भ में बातें आई तो उसका कुछ न कुछ हिस्सा हमारे देश पर भी जो है ना उसका प्रभाव पड़ा। उसी दौरान यहाँ पर हम राष्ट्रवादी जो है ना मतलब कि यूरोप में राष्ट्रवादी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये बातें 1870 से 71 में हुई थी, और इसका प्रभाव भारत पर पड़ा था। दूसरा, आर्य समाज की स्थापना। बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में किए थे। इस समाज का भी ध्येय यही था कि भारत के अंदर कैसे लोगों के अंदर राष्ट्रीयता जगाया जाए, ठीक है। तो इस तरह की आर्य समाज, देखिए प्रश्न बहुत सारा उभर कर सामने आता है। प्रश्न मान लिया कर दे कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ, तो 1875 में हुआ था। किसने किए थे, तो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। उसी के दौरान, इसी महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान आपका इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हो जाता है। और इस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये दोनों के सहयोग से होता है। इसकी स्थापना 1876 में होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद इसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, जिनका संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाता है। इसकी स्थापना 1885 में हुआ था। इसका भी ध्येय यही था कि भारत में कैसे लोगों के अंदर राष्ट्रीयता लाए, नेशनलिज्म कैसे लाए, ताकि लोग जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में जो है ना अपने आप को एकदम पूरा सक्षम हो पाए। तो ये सारा प्रभाव किसी न किसी रूप से हमारे अंदर राष्ट्रीयता जगाने का काम ही किए, है ना। उसी के दौरान बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हो गई थी। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत आपको 1905 में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसी प्रकार से स्वदेशी आंदोलन की भी बात अगर हम करते तो वही 1905 में होता। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होती है। तो इस दौरान इन सब कारण से भी हमारे अंदर जो है ना राष्ट्रीयता आया। अब आपको पता होना कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुई थी तो उस दौरान कितने लोगों की निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। इसके कारण से हमारे लोगों पर जो है ना, हमारे भारत के लोग क्या है ना कि आक्रोश में आ गए थे और फिर अंग्रेज के खिलाफ हो गए। तो देखो, कहीं ना कहीं कोई कारण बनता है तभी हम किसी के खिलाफ होते हैं, ठीक है। तो कईयों कारण था इस दौरान। उसी में जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन की शुरुआत बच्चे महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए थे, और ये कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। प्रमुख नेता अगर हम बात करें तो हमारे राष्ट्रीयता को माने हमारे ये, अगर हम इस बात संदर्भ में बात करें कि भारत राष्ट्रवाद लाने में सबसे अहम जो योगदान दिए थे, उनमें प्रमुख नेता इस प्रकार से थे। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने भारत का दादा भी कहलाते हैं। साथ ही साथ ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी ये फेमस है, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी हमारे दादा भाई नौरोजी फेमस है। और ड्रेन्यू थ्योरी का प्रतिपादक, मतलब हमारे देश से धन निकास किस प्रकार से अंग्रेज वाले ने क्या किया, यहाँ पर अपना फैक्ट्री लगाया, मतलब यहाँ से कच्चा माल ले गया,
अपने फैक्ट्री में उसका जो है ना जो भी रॉ मटेरियल से बनना था उसको बनाया, अब पुनः वही सामान हमारे देश में आकर बेचा। तो इस तरह से क्या है ना कि दोहरी मार हमारे लोगों पर पड़ा। ठीक है, इसका भी सिद्धांत जो है ना हमारे दादा भाई नौरोजी दिए थे। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में बात करें तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। उसके बाद महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के बल पर इन्होंने क्या किए, अपने देश को आजाद कराने में अपने योगदान दिए थे। साथ ही साथ वो प्रबल पक्षधर भी थे, किसका, सत्य और अहिंसा का। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख नेता इन्हें माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में बात करें तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह का नारा बोलकर लोगों के अंदर राष्ट्रीयता जगाने का काम किए थे। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह की बातें कौन बोले थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे। उसी दौरान लाला लाजपत राय के संदर्भ में बात करें तो इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था। इन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। जब रॉलेट एक्ट का विरोध किया था तो इसके बदले में जो है ना अंग्रेजों ने इन पर लाठियां बरसाई थी। उसी दौरान इनका मृत्यु भी हो जाती है ना। तो ये तमाम बातें हमने इसमें इस पेज में आपको बताने का प्रयास किया। मैं 1 मिनट का समय देता हूं, आप इसको थोड़ा देख लीजिए। देखिए मेरा मानना है कि आपको रटने से बेहतर है कि यहीं पर कुछ ऐसी चीज करते जाइए ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। रटने की, देखो रटने की बात अगर हम करें तो कितना रटोगे, रटने की बहुत सा चीजें हैं, लेकिन अगर वही चीज को अगर धीरे धीरे आप अपने मन में बैठाते चल जाओगे तो निश्चित तौर से आपके परीक्षा में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, इन तमाम परीक्षाओं में आपको जो है ना फायदा ये पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। राष्ट्रवाद इस चैप्टर में बहुत बार आपके पास आएगा। राष्ट्रवाद, स्वदेशी, बहिष्कार, असहयोग। ठीक है, तो राष्ट्रवाद को अंग्रेजी में नेशनलिज्म कहते हैं, स्वदेशी को स्वदेशी कहा जाता है, बहिष्कार का मतलब बाइकआउट होता है, नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है असहयोग, माने सहयोग नहीं करना। तो प्यारे बच्चे राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, उसके हितों के लिए कार्य करना, यही आपका क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, तो जब तक लोगों के अंदर राष्ट्रवाद उत्पन्न नहीं हुआ था, पैदा नहीं हुआ था, तब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी। क्लियर है। उसके बाद स्वदेशी के संदर्भ में बात करें तो अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना। ठीक है, अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना। इससे होता था क्या कि अंग्रेजों का जो है ना आर्थिक स्थिति को हम जो है ना क्या करना चाह रहे थे, उसको तोड़ना चाह रहे थे। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का यदि इनकम को अगर घटा दिया जाए तो स्वतः वो घुटने पर आ जाती है ना। चलिए, तो स्वदेशी मतलब अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना। बहिष्कार का मतलब होता है विदेशी वस्तुओं का त्याग देना, मतलब उसका प्रयोग ही नहीं करना। अभी देखो जब मोदी जी की सरकार बनी थी ना तो 2 साल के बाद ऐसा बोला गया था कि चाइना वस्तुओं का बहिष्कार करो। मतलब क्या है ना कि हमारे देश में जो वस्तुएं बन रहा उसका मार्केट जाए। मतलब हमारे देश में जब वस्तु बनेगा बच्चे तो क्या होगा, 2 बातें होगी। पहला तो ये होगा कि हमारे देश में वस्तु बनेंगे, अब उस वस्तु को बनाने वाले लोग हमारे ही देश के होंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, पहला। दूसरा क्या है कि जो फायदा हमसे होगा जब हम वस्तु को खरीदेंगे तो इससे हमें जो फायदा, इससे जो दूसरे को हम फायदा पहुंचाएगा वो हमारे देश में ही रह जाएगा। मतलब हमारा धन हमारे ही देश में रह जाएगा। लेकिन वही अगर हम चाइना प्रोडक्ट को अगर हम अपने देशों में यूज करते हैं तो निश्चित तौर से हम अपने धन को किसको दे रहे हैं, चाइना वाले को दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति किसका स्ट्रॉन्ग होगा, चीन का होगा, हमारा नहीं होगा। हमसे तो वो क्या ले रहा। तो इसका मतलब है यही बात। तो उस समय भी ये बात कही गई कि विदेशी वस्तुओं का यदि हम त्याग करेंगे तो निश्चित तौर से उसकी आर्थिक स्थिति को हम क्या करेंगे, डाउन करने का प्रयास करेंगे। असहयोग का मतलब होता है अंग्रेजों के साथ बिल्कुल साथ नहीं रहना। चलिए बच्चे पेज नंबर 2 की बाद में बात करेंगे। अठारह विद्रोह के संदर्भ में आप लोग जानते होंगे। 1857 बहुत फेमस विद्रोह रहा और ये एक तरह समझिए कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिलना वहां तय हो गया था। लेकिन अगर हमारे देश के संपूर्ण वर्ग के लोग अगर इस विद्रोह में शामिल हो जाते तो हमारा देश को आजादी उसी समय मिल जाता। लेकिन क्या ना था कि कुछ वर्ग इसमें शामिल हुए थे, लेकिन कुछ वर्ग इससे वंचित रखे या कुछ वर्ग अपने आप को इससे अलग रखे थे। और यही कारण है कि उस समय हमको स्वतंत्रता मिलने से माने हमें उस समय स्वतंत्रता नहीं मिल पाए थे। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में कुछ बिंदु है, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चे। देखिए 1857 का विद्रोह और उसका प्रभाव। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो कुछ इफेक्ट पड़ा होगा ना। तो क्या इफेक्ट पड़ा, तो देखो बच्चे, कहता 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है ना। अभी बताया था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 क्रांति को ही माना जाता है। ठीक है,
उसके संदर्भ में बात करें, यह विद्रोह अंग्रेजों के शोषण, दमनकारी नीतियों, आर्थिक लूट और सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप के कारण हुआ था। सवाल यही आएगा कभी कभार कि आखिर 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था। तो 1857 का विद्रोह होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप, मतलब कि हमारे लोगों में क्या धर्म की बात चल रही है उसमें आके दूसरे लोगों का इंटरफियर करना। वो दूसरा है कि हमारा शोषण हो रहा था, हम उग्र हो गए थे। जैसे मान लिया जाए हमसे अगर मान लिया जाए तुम 5 रुपया कमा रहे हो हर दिन, हमको इनकम है 20 रुपया, तुम कहोगे अब तुमको 20 रुपया देना, तो क्या हम दे पाएंगे? फिर भी जबरदस्ती करोगे तुमको देना, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? आपके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। तो यही हुआ था, हमारा शोषण होने लगा था, उसके कारण से दमनकारी नीतियां, इनका नीति इस तरह से था कि जो भी मतलब कि नियम कायदे कानून हमारे देश के लोग बना रहे थे, या जो भी मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि आंदोलन स्टार्ट करना चाह रहे थे, वही आंदोलन को वो क्या कर रहे थे, दमनकारी तरीके से उसको नष्ट कर दे रहे थे, मतलब खत्म कर दे रहे थे। ठीक है, तो ये कई कारण थे, लेकिन मुख्य रूप से इसमें 3-4 कारण आपको बताया गया। शोषण, दमनकारी नीतियां, माने जो भी हमारे यहाँ मान लिया जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये क्या किया? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो हम तो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, तो हम तो सभा कर रहे थे ना जी, हमारा सभा कैसा था? शांतिपूर्ण तरीके से था। तो जनरल डायर को गोली चलाने की क्या आवश्यकता थी? नहीं थी ना, लेकिन उसने गोलियां चलाई और हमारे निहत्थे लोगों को जो है ना मौत के घाट उतार दी। इस तरह से क्या हो, हमको उसके प्रति क्या हो गए? आक्रोश हो गए, उग्र हो गए। सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप के कारण आपको कारतूस के संदर्भ में बात करेंगे। कारतूस एक ऐसा चीज था, गोली जिसको बोलते भाई, उसमें भ्रम फैल गया था। मंगल पांडे इसका प्रणेता थे। ठीक है, सिपाही विद्रोह वहीं से स्टार्ट हो गया था भाई। क्या कर गया था कि मान लिया जाए हिंदू मुस्लिम में जो है ना एक उत्पन्न कर दिए। हिंदू को अब ये लगने लगा कि इसमें जो कारतूस भरा जा रहा है ना, वो गाय के चर्बी डाला जा रहा है। अब मुस्लिम को ये लगा कि इसमें जो चर्बी भरा जा रहा है वो सुअर का। तो तुमको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लोग सुअर से क्या करते हैं? घृणा करते हैं, और हिंदू लोग क्या है, गाय से प्रेम करते हैं। तो ये दोनों कंडीशन में क्या है ना, हम उसके खिलाफ हो जाएंगे। हम दोनों कंडीशन में मुस्लिम लोग उस कंडीशन को भी त्याग देंगे और हम भी उस कंडीशन को त्यागेंगे, क्योंकि हमारे लिए पवित्र है इसलिए हम इसको त्यागेंगे। हम ऐसा चीज नहीं करेंगे क्योंकि हमें पाप लगेगा, और मुस्लिम लोग इसलिए उसको त्यागेगा क्योंकि वो अगर ऐसा करेगा तो उसको घृणा हो। समझे? तो दोनों स्थिति में आप क्या है ना कि हिंदू मुस्लिम के अंदर ये जब बात उत्पन्न हो गई, तो हम दोनों आदमी क्या हो गए? अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। प्रमुख केंद्र था बेटा कि ये जो 1857 क्रांति का जो प्रमुख केंद्र था, कहां था? मेरठ, आपका झारखंड में चला गया। तो ये मेरठ, कानपुर, इन सब जगहों पर ये आंदोलन को देखा गया था। अच्छा, प्रमुख नेता के संदर्भ में बात करें तो इसके प्रमुख नेता कौन थे बच्चे? तो इसके प्रमुख नेता इस प्रकार से: बहादुर शाह जफर दिल्ली के बादशाह, नाना साहब कानपुर से, तात्या टोपे सेना नायक थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से। वही वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह। हालांकि कुंवर सिंह का जब मृत्यु हो जाती है ना, तो उनका भाई अमर सिंह ये जो है ना क्या बोलता है, विद्रोह आगे बढ़ाए रखते हैं। ठीक, ये आंदोलन की लड़ाई आगे लड़ते रहते हैं। तो इस तरह से ये बातें होती है। यहां पर हम लोग देखेंगे प्रमुख कारण बच्चे, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां। एक बार फिर से समझेंगे उसी चीज को हमने दिखाया कि यह विद्रोह अंग्रेजों के शोषण, दमनकारी नीति और लूट और सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप के कारण। अगर ये लाइन बाय पॉइंट बनाकर अगर आपको आंसर लिखने की आए तो कैसे लिखोगे? तो 1857 के प्रमुख कारण क्या थे? तो पहला कारण थे अंग्रेजों की दमनकारी नीति। ये जो नीति बनाए थे ना, वो भारत के लिए एकदम पल्ले ना पड़ रहा था। समझ रहे हो? ये भारत के लोगों के हित की बात ही नहीं किया जा रहा था। बदले में जो भी हम आंदोलन वगैरह कर रहे थे उसको जो है ना क्रूरता पूर्वक क्या किया जा रहा था, उसको नष्ट किया जा रहा था। समझ में आ रहा? हाँ, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि आपको एकदम मार काट के घास हटा दे रहे थे, है ना। अब 1919 जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसी का तो उदाहरण है ना। दूसरा आपका अत्यधिक कर और धार्मिक शोषण, मतलब हमारे ऊपर इतना ज्यादा कर लगा दिया कि हम इससे बेचैन हो गए थे, हमारा शोषण किया जा रहा था। आर्थिक शोषण, मतलब जब कर बढ़ाएगा तो क्या हमारा शोषण होगा ना जी। कैसा शोषण होगा कि हमारा जो इनकम है, जो हमें अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमें चाहिए, अब वो क्या किया जा रहा है, वो आप दूसरे ले रहा है, तो इससे हमारा शोषण हो रहा है ना। तो ये बातें हैं। उसके बाद सेना में भेदभाव और कम वेतन देना, मतलब सेना में भेदभाव, जो भी सेना थी, जो भी उसके सेना में भर्ती थे अंग्रेजों की सेना में, वहां पर भेदभाव होने लगा। कि भेदभाव कैसा कि ये अंग्रेज
का टुकड़ियां हैं और ये आपके हिंदुस्तान के लोग। वहां पर मतलब हमारे लोग से ज्यादा काम भी ले रहा था और उसको सैलरी भी कम दे रहे थे। साथ ही साथ वही बात हो गया, भेदभाव होने लगा, कम वेतन देने लगे। कारतूस प्रकरण यानी कि गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग, ये धार्मिक हस्तक्षेप का भी भय था, ठीक ना। कारतूस में जो प्रयोग किया जा रहा था वो क्या प्रयोग किया जा रहा था? हाँ, गाय और सुअर की चर्बी। तो ये दोनों स्थिति में हमारे लोगों को पल्ले ना पड़ रहा था, ठीक। इसलिए हम इसका क्या किए? विरोध किए। क्लियर है? विरोध था व्यापक, मतलब होता बृहत पैमाने पर, संपूर्ण भारत किसी ना किसी रूप से इसमें क्या किया? हिस्सा लिया, ठीक है। और जन आधारित विद्रोह था, तो हर लोग इसमें शामिल हो रहा था, मतलब कुछ कुछ लोग को छोड़ दिया जाए, मैक्सिमम लोग इस विद्रोह में क्या हो रहे थे? शामिल हो रहे थे। उसको लग रहा था कि हम अंग्रेज से क्या, अंग्रेज के चंगुल से हम अपने आप को छुड़ा लेंगे, है ना। सैनिकों के साथ किसानों, जमींदारों, कारीगरों और सामान्य जनता ने भी भाग लिया था। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों साथ थे, क्योंकि ये कारतूस की बात हो रही थी, है ना। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि इसमें केवल एक ही वर्ग के लोग शामिल हुए थे, इसमें हिंदू वर्ग के लोग भी शामिल हुए थे और इस आंदोलन में मुस्लिम वर्ग के लोग भी शामिल हुए थे। इसका लक्ष्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला। यह विद्रोह असंगठित था और फिर भी पूरा उत्तर भारत में फैला। असंगठित था माने इसका कोई सेंटर नहीं था, इसको ऑर्गेनाइज करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं था। तो ये सबसे बड़ा कारण था। ये विद्रोह जो सफल नहीं हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ हम विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे, इसके सबसे प्रमुख कारण यही आता है कि ये जो है ना, ये असंगठित था। क्लियर है? फिर भी पूरे उत्तर भारत में ये फैला। बच्चे, परिणाम के संदर्भ में या प्रभाव, इफेक्ट के बारे में अगर बात करें तो एक्चुअली इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो प्यारे बच्चे देखेंगे, अंग्रेजों ने विद्रोह को कठोरता से दबा दिया। जहां देखा मार काट स्टार्ट हो गया, जैसे तैसे, मतलब किसी को छोड़ना नहीं है, बस एक ही स्थिति में कि आप विद्रोह को खत्म करो, मैं अभी यहाँ शासन करूंगा। और उसने किया, क्योंकि ये विद्रोह हुआ था 1857 में और हमें आज स्वतंत्रता मिली थी 1947 में। तकरीबन 90 साल के बाद हमें स्वतंत्रता हासिल हुई थी। तो यही स्थिति था। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। जो शासन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था, अब ये क्या हो गया था? सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम भी लागू हो गई थी बच्चे। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच भेदभावपूर्ण नीति और बढ़ गई थी। मतलब ऐसा करने से भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में जो भेदभाव जो है ना, उस नीतियों को और बढ़ा दिया गया था। भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना और प्रबल हो गया था। मतलब जब इस तरह से लोगों को कुचला गया, दमनकारी नीति से जो है ना हमारा आंदोलन को दबाया गया था, जिससे हम लोग क्या हो गए? अंग्रेजों के खिलाफ और उग्र हो गए थे, है ना। महत्वपूर्ण बात यह है बेटा कि 1857 का विद्रोह असंगठित नहीं था, फिर भी इसने भारत में एकजुटता और स्वतंत्रता की चेतना को जन्म दिया। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम मानते हैं कि ये विद्रोह जो है ना, वो संगठित नहीं था, मतलब किसी एक संगठन के द्वारा ये युद्ध को नहीं लड़ा जा रहा था। फिर भी ये जो है ना, भारत में एकजुटता और स्वतंत्रता की चेतना जगा। ठीक है, जैसे जैसे युद्ध दिल्ली की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे जो है ना हर जगह से लोग अपने इस युद्ध में शामिल हो रहे थे। जैसे बन रहा था, कुछ सेना को लेकर के, कुछ लोगों को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक ना, चलिए बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1905 में बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में हम बात करेंगे। और ये याद रखना, ये दोनों आंदोलन बहुत ही प्रमुख है, बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, और ये आंदोलन हुआ था कब? 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चे? 1905 में। ठीक है, तो देखो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसे बंग भंग कहा गया। बंग माने बंगाल, भंग माने उसको तोड़ देना, मतलब बंटवारा कर देना। याद रहेगा, बंग भंग मतलब वही बंगाल विभाजन। दैट्स ओके। ओके, विभाजन का कारण क्या था? फूट डालो राज करो। नीति तो यही था, अंग्रेजों का यही नीति था कि फूट डालो और राज करो। राज करना कैसे है कि दो लोगों के बीच में तोड़वा दो, जैसे पहले हिंदू मुस्लिम में तोड़ कर रखा था। अब क्या है ना कि बंगाल में जो भी है वहां पर मुस्लिम ज्यादा थे, तो उसको बंगाल को क्या किया, हमसे अलग करने का प्रयास किया गया, ताकि मुस्लिम एक दने चल जाए और हिंदू, और इसे क्या है ना कि दोनों आपस में लड़ेगा।
हमको क्या होगा, फायदा होगा, हमको मतलब अंग्रेजों को, है ना। उसके बाद ये विभाजन का कारण क्या था, फूट डालो राज करो। 16 अक्टूबर 1905 को यह विभाजन लागू हो जाता है, याद रहेगा। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासन काल में ही बंग भंग आंदोलन हुई थी, मतलब बंग भंग हुआ था, मतलब बंगाल विभाजन हुआ था। और ये विभाजन लागू कब होते हैं बच्चे, तो 16 अक्टूबर 1905 की। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर यह विभाजन लागू कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। इस निर्णय के विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। स्वदेशी आंदोलन क्या था बच्चे, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाना, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, देसी उद्योग को प्रोत्साहन देना। यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में क्या हो गया, व्यापक रूप से फैलता चला गया। बंग भंग का अंतर्गत आता है बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांट जाना, यानी कि पूर्वी बंगाल और असम, ठीक है। पूर्वी बंगाल और असम को एक तरफ कर देना और पश्चिमी बंगाल को एक तरफ कर देना। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या अधिक और पश्चिमी भाग में हिंदुओं की संख्या अधिक। अगर ऐसा करेंगे तो होगा क्या कि पूर्वी भाग और तुम्हारा पश्चिमी भाग के लोग आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे, और उस स्थिति का हम फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी बात आप समझ में आ गया कि बंग भंग का अंतर्गत क्या होता है, बंगाल को 2 भागों में बांट देता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ध्यान देंगे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल और असम को एक तरफ और पश्चिमी बंगाल को एक तरफ। पूर्वी भाग में मुसलमानों की संख्या अधिक थी और आपके पश्चिमी भाग में हिंदुओं की संख्या अधिक थी, ठीक है बच्चे। आगे देखें, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख रूप क्या है, तो विदेशी वस्तुओं की होली जलाना। स्वदेशी आंदोलन का यही प्रमुख रूप था कि जो भी विदेशी वस्तु उसको जला दो, उसको क्या करो, जला दो। न तो रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, मतलब वस्तु रहेगा ही नहीं तो लोग प्रयोग क्यों करेगा, और जब प्रयोग नहीं करेगा तो उसका माल हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसका हम बहिष्कार करें तो उसका वस्तु नहीं खरीदेंगे, और जब उसका वस्तु हम नहीं खरीदेंगे तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या करेंगे, हम कमजोर करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। विदेशी सामान का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, राष्ट्रीय विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना करना, जन समाए जुलूस और गीतों के माध्यम से लोगों के अंदर जागृति लाना, ये सब इसी के अंतर्गत आ गया, ठीक ना। स्वदेशी आंदोलन अब बंग भंग, थोड़ा सा हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे बच्चे कि स्वदेशी, देखिए स्वदेशी आंदोलन का भी प्रमुख नेता थे, और इनके प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में आंदोलन का नेतृत्व यही कर रहे थे। जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो किसी एक जगह पर तो नहीं स्टार्ट हुआ था ना, ये देखिए स्वदेशी आंदोलन क्या था, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का आंदोलन, विदेशी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ा देना है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, विद्यालय कॉलेज आदि तरीके से खोलना, ठीक है। देशी उद्योगों को प्रोत्साहन देना, मतलब हमारे देश में जो कुटीर उद्योग है या छोटे बड़े पैमाने पर जो भी उद्योग चल रहे हैं उसको क्या करना और बूम करना है, उसको बढ़ाना है, ठीक ना। और उसके बाद यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में क्या हो गया बेटा, फैलता चला गया। अब देखिए हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, दिख रहा है। चलिए देखिए स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे ना बच्चे इस प्रकार से थे, पहले बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए कौन आदमी कहां से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उसके बारे में हम आपको बता दिए, ठीक ना। अगर ये आंदोलन हुई थी स्वदेशी आंदोलन, तो चूंकि देखो स्वदेशी आंदोलन हुआ तो ये पूरा भारत में हुआ था, तो जब पूरा भारत में हुआ तो पूरा भारत को एक आदमी तो लीड नहीं कर सकता था ना, तो जो व्यक्ति जहां से था प्रयास किया कि उस आंदोलन का हम नेतृत्व वही करे, ठीक ना। तो देखो पहले नाम आते हैं आपका बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने इस आंदोलन मतलब ये स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहां किए थे, तो महाराष्ट्र में किए थे, ठीक है। कहां किए थे बच्चे, महाराष्ट्र में। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महाराष्ट्र में कौन से व्यक्ति किए थे, तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक ना। उसके बाद विपिन चंद्र पाल, इन्होंने बंगाल में आंदोलन का प्रमुख नेता थे, मतलब कि बंगाल में जो ये आंदोलन चल रहा था ना वहां का नेतृत्व इन्हीं के हाथों में था, क्लियर है। उसके बाद आपका है लाला लाजपत राय, पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, पंजाब में इस आंदोलन का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। लाला लाजपत राय पंजाब से हो गए थे। अरविंद घोष आपके क्रांतिकारी विचारों के नेता थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना वो बांग्लार माटी बांग्लार जल गीत की रचना कर रहे थे, यही इस गीत की रचना किन्होंने किए थे, रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब इससे भी लोगों के अंदर जो है ना राष्ट्रीयता जगाने का प्रयास किए थे। देखो बच्चे जरूरी नहीं कि हम सेना बन के ही अपने अंदर, हम अपने देश के अंदर जो है ना राष्ट्रीयता ला सकते हैं, हम अपने देश के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता केवल ऐसे ला सकते हैं क्या, मतलब हम देश का क्या ऐसे सेना बन के केवल देश का रक्षा करेंगे, नहीं, ऐसे ऐसे बात बोल करके भी हम देश की रक्षा कर सकते हैं। सब लोग सेना तो नहीं बन सकते ना जी, लेकिन जो जहां उसको अपने लिए जो है ना अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ क्या है
सोचते रहना चाहिए, ठीक है। चलो, जैसे आप भी सोच सकते हैं, जैसे आप भी सोच सकते हैं, यदि आप पढ़ के बढ़िया डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आप साइंटिस्ट बनते हैं तो डेफिनेटली आप क्या है ना, देश के में आप योगदान दे रहे हैं, देश की तरक्की में आप योगदान दे रहे हैं। तो डेफिनेटली यदि आप देश की तरक्की में आप अपना योगदान दे रहे हैं तो आप भी किसी रूप में आप देश की सेवा कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो इस तरह से हो गया। स्वदेशी आंदोलन की विशेषता बच्चे इस प्रकार थे। तो यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था, हिंसा की कोई जगह नहीं, क्योंकि हिंसा से हम देश को नहीं जिता सकते थे ना। अगर हम हिंसा करते तो हमारे यहाँ कुछ था ना, तो बंदूक ना गोली ना, तो कुछ भी नहीं था। तो हम हिंसा करके क्या कर सकते थे? केवल एक ही कर सकते थे, हम अपने आदमियों को क्षति पहुंचा सकते थे। हम अपने आदमियों को क्षति पहुंचा सकते हैं। आज देखता है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हम लोग ले लिए, क्यों? गोली बंदूक चला के? क्या नहीं, अहिंसा के बल पर। हिंसा नहीं की है, अनशन कर दी, सरकार को झुकना पड़ा। अब बोला कि ठीक है भैया, आज से हम एजुकेशन मिनिस्टर से त्याग पत्र देते, तो प्रधान जी चल गए। देखा, तो अहिंसा में बहुत ताकत है, हिंसा में ताकत नहीं। यदि तुम मारोगे तो हम भी मारे, यदि तुम प्रणाम करोगे तो एक बार सोचेंगे, फिर से प्रणाम करोगे तो सोचेंगे, और जब फिर से प्रणाम करोगे तो हम कहेंगे प्रणाम। ये अहिंसा में ताकत। हिंसा का क्या है? हिंसा तो कोई भी कर सकता है, गोली निकालो मार दो किसी को, व्हाट्सएप कोई भी कर सकता है। निश्चित तौर से हिंसा में ताकत नहीं है, अहिंसा में संपूर्ण ताकत निहित है। इसमें छात्रों, महिलाओं, आम जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था इस स्वदेशी आंदोलन में। दिखाई दे रहा जी? इसने राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। यह आंदोलन आगे चलकर असहयोग आंदोलन पर आधारित हो गया, मतलब आधारशिला बन गया एक तरह से। जो आगे चलकर असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ ना, इस असहयोग आंदोलन का ये एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन एक आधार बन गया। जैसे मान लीजिए ये कुर्सी का आधार है ना जी, ये नीचे वाला पांव, उसी प्रकार से ये आपका जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था ना, उसका आधार का काम कौन किया था? ये मतलब कि असहयोग आंदोलन जब हुआ था ना, तो उसका आधार का काम स्वदेशी आंदोलन किया था, ठीक है। चलिए देखिए, लास्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे। ये आपका मानचित्र में हम आपको दिखा देना चाह रहे हैं कि ये आपका बंग भंग 1905 में जब हुआ था तो ये किस तरह से बटा हुआ था, ये किस तरह से बटा हुआ था। तो देखिए, पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन 1905, स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन 1905 में, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, ये दोनों का दोनों आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ। तो इसको दो भाग में बांट दिया, देखो है ना। ये पूर्वी बंगाल में आपका कौन हिस्सा चल रहा है? कुछ बंगाल का हिस्सा, आसाम, ये पूर्वी बंगाल का, और ये आपका बिहार और उड़ीसा जो आपका पश्चिमी बंगाल का हिस्सा था, इसी को बांट दिया गया था। और ये खाड़ी है नीचे आपका जो है बंगाल की खाड़ी है। महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में बात कर लेते थोड़ी सी। 1905 में बंग भंग की घोषणा हुई थी। 16 अक्टूबर 1905 को पूरा लागू कर दिया गया। 1905 से लेकर 1908 में स्वदेशी आंदोलन का काल था। 1908 का क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो गई थी, ठीक है। इस तरह से महत्वपूर्ण बात यह है कि बंग भंग ने भारतीयों को एकजुट किया और राष्ट्रवादी भावना को और अधिक मजबूत बनाया, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, ये हमारा पार्ट 2 खत्म होता है, फिर मैं आपके साथ अगले वीडियो के साथ आऊंगा। इसी के साथ जय हिंद।